नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। देश में चुनावी माहौल अपने चरम पर है। 2023 में देश के 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसे 2024 लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। लेकिन इस सब के बीच एक राज्य ऐसा भी है जिसके लिए कहा जाता है जिसने इस राज्य की जनता का दिल जीत लिया तो फिर दिल्ली का रास्ता उसके लिए आसान हो जाता है। नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की सियासत में खेला रुकने का नाम नहीं ले रहा। एकनाथ शिंदे और अजित पवार के बाद अब राजनीति के दिग्गज मराठा क्षत्रप शरद पवार को लेकर दावों और अटकलों का बाजार गर्म है। किसी को यह नहीं समझ आ रहा कि मराठा क्षत्रप की अगली चाल क्या है। ऐसे में कशमकश एनडीए और इंडिया दोनों में देखी जा रही है। आखिर क्या है महाराष्ट्र का यह सियासी गुणा गणित, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। याचा अर्थ काय, पक्षात जे होते जे पक्षातच एक मोठा वर्ग वेगळा झाला, देश वाचला। शरद पवार साहब इस देश के राजनीति के विश्वविद्यालय, उस बयान में पवार साहब ने ऐसा नहीं कहा कि अजित पवार मेरे नेता है, मेरा नेता है। हाँ ठीक है, पार्टी का नेता है। ये सरकार के पापों का भंडाफोड़ वहाँ पे करेंगे। जनता का कैसा शोषण ये लोग कर रहे हैं, कैसे संवैधानिक व्यवस्था को खत्म कर रहे हैं और देश कैसे खतरे में है। महाराष्ट्र की सियासत में तूफान, 48 सीटों के लिए शुरू घमासान। बिछ गई है सियासी बिसात, किसकी जीत किसकी हार। एनडीए इंडिया की नई पॉलिटिक्स, 2024 के लिए तैयार टैक्टिक्स। पवार को लेकर जारी असमंजस, महाराष्ट्र का द ग्रेट पॉलिटिकल सर्कस। महाराष्ट्र में भले ही चुनाव ना हो, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत ने देश की राजनीति में घमासान मचा रखा है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच महाराष्ट्र पार्टी और पॉलिटिक्स के ऐसे भंवर में उलझी है जिसका कोई और छोर फिलहाल नजर नहीं आ रहा। और महाराष्ट्र में सभी पार्टियां राज्य के 48 लोकसभा सीटों पर कब्जे के लिए पूरी ताकत झोंकने में जुट गई। एक तरफ बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस, शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार गुट। लेकिन हर बीतते दिन के साथ जो घटनाक्रम निकलकर सामने आ रहे हैं, वो जनता के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टियों को भी कंफ्यूज कर रही हैं। बारामती में मीडिया के सवाल पर चाचा शरद पवार ने भतीजे अजित पवार को अपना नेता बता दिया, जिसके बाद महाविकास अघाड़ी के खेमे में खलबली मच गई। याचा अर्थ काय, पक्षात जे होते जे पक्षातच एक मोठा वर्ग वेगळा झाला, देश वाचला। आज तशी स्थिती इथे नाही। काही लोकांनी समजा पक्ष सोडला, काही लोकांनी वेगळी भूमिका घेतली, तर लोकसभेमध्ये त्यांचा अधिकार आहे, तो त्यांनी निर्णय घेतला म्हणून लगेच खूप बनायचं काही कारण नाही, तो त्यांचा निर्णय। लेकिन फिर अपने बयान से यू टर्न लेते हुए उन्होंने साफ कर दिया कि मैंने नहीं कहा अजित हमारे नेता हैं। त्यांची सत्ता कशी झाली हे मला माहिती नाही, त्यांनी कुणाशी सुसंवाद साधला हे मला माहिती नाही, पण ज्या अर्थी त्यांचं ॲक्शन झाल्याचं आम्ही वाचलं आणि ॲक्शन झाल्याच्या नंतर पुढची ॲक्शन ही थांबली, याचा अर्थ काहीतरी। देखो, कांग्रेस की तरफ से हमने बार बार स्पष्ट किया है कि पवार साहब एक बड़े नेता हैं, उनके दल का ये अंदरूनी मामला है और कांग्रेस उनके दल के मैटर में कांग्रेस कोई बात नहीं करना चाहेंगी। हम उनका अच्छा हो, यही हम प्रार्थना करेंगे।
शरद पवार ने पहले कहा कि अजित पवार एनसीपी के ही नेता हैं, लेकिन फिर अपने बयान से पलटते हुए उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि उन्होंने नहीं कहा कि अजित पवार हमारे नेता हैं। उन्होंने पहले के बयान में कहा था कि कुछ लोगों ने अलग निर्णय लिया, लेकिन फिर बयान पलटते हुए उन्होंने अजित पवार पर वार करते हुए कहा कि अजित ने गलत रुख अपनाया। साथ ही वो बार बार कह रहे हैं कि पार्टी यानी कि एनसीपी में कोई टूट नहीं हुई। आज महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी बनाम महायुति है, लेकिन जमीन पर क्या है अभी तक किसी को कोई अंदाज नहीं, क्योंकि इस तोड़फोड़ के बाद महाराष्ट्र में अभी कोई भी चुनाव नहीं हुए। महाराष्ट्र के करीब 1.5 दर्जन से ज़्यादा महानगर पालिका, नगर पालिका और जिला परिषदों के चुनाव हुए। जब तक ये पार्टियां जनता के बीच नहीं जाती, जनादेश का अंदाज नहीं चलता, तब तक ऐसा कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन भारी है और कौन कमज़ोर है। जहाँ तक एनसीपी की बात है, तो एनसीपी को पहले भी कहा जाता था कि ये पश्चिम महाराष्ट्र के 4 जिलों की पार्टी है। 4 जिलों में शरद पवार का काफ़ी मजबूत आधार है। अब उसमें एक बड़ा टूट हुआ, उनके भतीजे अजीत पवार ने 40 विधायकों के साथ अलग हो गए। अब वो 4 जिलों में अजीत पवार की स्थिति मजबूत है या शरद पवार की स्थिति मजबूत है, ये चुनाव में पता चलेगा। पिछले करीब 1 साल से महाराष्ट्र की राजनीति में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में हर तरफ पॉलिटिकल ड्रामा शुरू है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार कभी ये कहते हैं कि अजित पवार उनकी पार्टी के नेता हैं, तो कभी सिरे से खारिज कर देते हैं। शरद पवार के इस बयान से महाविकास अघाड़ी सकते में है। किसी को ये लगता है कि अजित पवार को शरद पवार अपने खेमे में ला सकते हैं, तो किसी को लगता है कि शरद पवार खुद एनडीए के साथ जा सकते हैं। कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति ने 2024 के रण को और दिलचस्प बना दिया है। उधर कांग्रेस, बीजेपी और शिवसेना में कंफ्यूजन का दौर जारी। सभी पार्टियां अजित पवार और शरद पवार को स्थिति स्पष्ट करने को कह रही हैं। अब छुप छुप के मिलते हैं, वो ये स्टेटमेंट करते हैं, वो स्टेटमेंट करते हैं। इनका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी ने देना चाहिए। अब मुझे कभी कभी उनको भी डर लगता होगा, अब कौन किधर जा रहा है। हो सकता है कि ये छुटकर फिर बाहर जाए, ये भी हो सकता है वो इधर आए वो उधर जाए। ये अभी सब कुछ चल रहा है, ये इसमें अभी तक कोई निष्कर्ष तक नहीं जा सकते। रहा सवाल उनके स्टेटमेंट का, उनका एक स्ट्रैटेजी हो सकती है जो आगे इलेक्शन चुनाव के सामने, इलेक्शन कमीशन के सामने जो विषय है सुप्रीम कोर्ट में स्प्लिट का, उसको लेकर उनकी स्ट्रैटेजी कुछ बनी होगी, उस आधार पर वो स्टेटमेंट दे रहे होंगे। और चुनाव के वक्त दूध का दूध पानी का पानी, कौन किसके साथ है ये हो जाएगा। आज एनसीपी पूरी दादा के साथ में है, दादा बीजेपी के साथ में है। मोदी जी का नेतृत्व उन्होंने मान्य किया है। उनको राज्य का विकास करना है, देश का विकास करना है, देश को महासत्ता बनाना है, इसलिए हमारे साथ है। आप पारिवारिक आपके संबंध हम कौन कहते हैं, कहने वाले कि हम पारिवारिक संबंध तोड़ दो या रखो, लेकिन ये जो संभ्रम लोगों में है, पवार साहब कुछ अलग कहते हैं, सुप्रिया जी कुछ अलग कहती है, सुबह कुछ अलग कहते हैं, दोपहर में कुछ अलग कहते हैं, शाम में कुछ अलग। एक बार उन्होंने साथ में बैठकर उनकी नीति तय करना चाहिए और ये संभ्रम दूर करना चाहिए। आज एनसीपी में भी जो कार्यकर्ता है वो भी आज उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई क्या पार्टी में क्या हो रहा है। शरद पवार साहब इस देश के राजनीति के भीष्म पितामह। महाराष्ट्र और देश में उनको एक प्रतिष्ठा है, उनकी राजनीति। न्यूटन की बात आप करते हो, लेकिन मैंने उनका बयान सुना है। उस बयान में पवार साहब ने ऐसा नहीं कहा कि अजित पवार मेरे नेता है, मेरा नेता है। हाँ ठीक है, पार्टी का नेता है। शिवसेना सीधे मैदान में लड़ती है और दूसरा होता है गनेमी कावा गोरिल्ला युद्ध। हम सीधे मैदान में आकर लड़ रहे हैं, हमारे साथ जिसने बेईमानी की, और पवार साहब ने एक दूसरा मार्ग स्वीकार किया है, वो है गोरिल्ला युद्ध का, जिसे हम मराठी में महाराष्ट्र में गनेमी कावा बोलते शिवाजी महाराज का। लेकिन दोनों तरफ से जंग जारी है। एक तरफ एनसीपी को लेकर असमंजस की स्थिति है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए और इंडिया 24 के रण की तैयारियों में जुट गई।
31 अगस्त को मुंबई में महागठबंधन की तीसरी बैठक होने जा रही, जिसमें आगामी आम चुनाव को लेकर विपक्ष अपनी रणनीति तय करेगी। साथ ही महाराष्ट्र का किला फतेह करने के लिए कांग्रेस जनसंवाद यात्रा की तैयारियों में भी जुट गई। मीटिंग हो चुकी है, अब ये तीसरी मीटिंग मुंबई में होने जा रही है। उसका पूरा एजेंडा राष्ट्रीय स्तर पर सब प्रमुख नेतागण इन्होंने तकरीबन तय किया है। मैं समझता हूँ 1 तारीख को इसके बाद 31 को इसके बारे में अनौपचारिक चर्चा करके 1 तारीख को डिटेल मीटिंग में उसका विस्तार से इसकी बातचीत होगी। सिर्फ राहुल गांधी जी नहीं है, बाकी पार्टी भी एक आने का एक अलग आनंद है, एक ताकत बनी है देश में, जो निश्चित तौर पर चुनौती बनकर रहेगी। कांग्रेस ने हमेशा फिरका प्रस्त ताकतों का विरोध हमेशा किया है, एक सेक्युलर भूमिका लेकर ही कांग्रेस हमेशा चली है। देश में हमारे कई समाज है, जात है, सोशल कैरेक्टर है, देश का फैब्रिक है, तो संविधान के तहत जिस चीज़ को हमने एक भूमिका रखी कि सेक्युलरिज्म की, तो संविधान पे विश्वास करने वाले सब लोग इकट्ठा आए हुए हैं। जनसंवाद यात्रा हमारी, जैसे हमने कहा कि पश्चिम महाराष्ट्र में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जी वो नेतृत्व करेंगे। उत्तर महाराष्ट्र में हमारे CLP नेता बाला साहब थोरात जी नेतृत्व करेंगे। मराठवाड़ा में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान जी नेतृत्व करेंगे। पश्चिम विदर्भ में हमारे LOP विजय वडेट्टीवार जी नेतृत्व करेंगे और पूर्व विदर्भ में मैं खुद करूँगा। इस जनसंवाद यात्रा को हम ले जाएंगे और बीजेपी की, विशेष करके केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार और राज्य की, पहले की ED की और बाद में ये उसमें ऐड हो गया येडे की सरकार, ये सरकार के पापों का भांडाफोड़ वहाँ पे करेंगे। जनता का कैसा शोषण ये लोग कर रहे हैं, कैसे संवैधानिक व्यवस्था को खत्म कर रहे हैं और देश कैसे खतरे में है। वहीं अगर महाराष्ट्र की सियासत की बात की जाए तो महाराष्ट्र में मराठा कुनबा अहम जगह रखता है, क्योंकि महाराष्ट्र में मराठा कुनबा जिसके साथ जाता है जीत उसी की होती है। अगर महाराष्ट्र के जातिगत समीकरण की बात की जाए, मराठा कुनबा के 31.2% वोटर्स हैं, वहीं हिंदू OBC 28%। सवर्ण मतदाताओं की बात की जाए तो 5.5% सवर्ण मतदाता हैं, वहीं दलित वोटर्स 11.8%, मुस्लिम 11.5%, आदिवासी 9.4% और अन्य 2.6%। महाराष्ट्र के सियासी पिच पर 24 के रण की लड़ाई कांटे की मानी जा रही है। एक तरफ शिंदे और अजित पवार को अपने पाले में लाकर बीजेपी मराठा समाज को साधने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ शरद पवार दोनों नेताओं पर भारी पड़ रहे हैं और इस समय मराठा छत्रप इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं। वहीं शिवसेना और कांग्रेस OBC, दलित, मुस्लिम वोटरों को लुभाने में जुटी है। ऐसे में ये कह पाना मुश्किल है कि किसका पलड़ा भारी है। 2019 के आम चुनाव में जो दोस्त थे अब वो दुश्मन हो चले और दुश्मन दोस्त। ऐसे में महाराष्ट्र का पूरा सियासी समीकरण ही बदल चुका है। 2019 की बात की जाए तो उस वक्त बीजेपी ने शिवसेना, जो अब 2 धड़ों में बढ़ चुकी है, उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। लेकिन इस बार हालात बदल चुके हैं। इस बार बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट और NCP अजित पवार गुट के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। वहीं 2019 में कांग्रेस ने NCP के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार उसके दोस्त बदल चुके हैं। इस बार कांग्रेस के साथ शिवसेना, उद्धव गुट और NCP शरद पवार गुट चुनावी मैदान में ताल ठोकने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में पूरा का पूरा सियासी समीकरण ही बदल चुका है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र की 48 सीटें बेहद मायने रखती हैं और इन्हीं सीटों पर कब्जे की जंग तेज हो गई है। हाल में जो सर्वे हुए हैं उसमें पता चला है कि महाराष्ट्र में बीजेपी का जनाधार घटा है और इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। यही कारण है कि विपक्षी एकता का तोड़ ढूंढने के लिए बीजेपी ने भी इसको बैलेंस करना शुरू कर दिया है।